सक्सेस टू ऑल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है समसामयिक सामान्य ज्ञान। ये पूरे जो है 1 वर्ष का करेंट अफेयर है। 1 वर्ष का करेंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए। और ये करेंट अफेयर अगर आप क्वेश्चन ये सीरीज अगर देख के जाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए किसी भी एग्ज़ाम में। हाल ही के अगर कोई 1-2 महीने में आपका अगर एग्ज़ाम है तो आप करेंट अफेयर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अर्थात इससे 100% तो किसी से भी नहीं टकराता है, लेकिन 60% टकराने का चांस रहेगा। ठीक है, तो 60% अगर आप सीरीज देख के जा रहे हैं और उससे टकरा रहा है तो काफ़ी है। ठीक है, तो चलते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टफ भी है और कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, तो सारे चीज़ को हमने ले लिया है। अब जैसा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से मतलब क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन मतलब मान लीजिए अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हो, सपोज मान लीजिए कि आप बीपीएससी देने जा रहे हो, तो बीपीएससी है, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इस लेवल का भी बना है और कांस्टेबल का देने जा रहे हैं तो उस लेवल का भी बना है। अर्थात दोनों लेवल को यहाँ कवर किया गया है, दोनों लेवल का कवर किया गया है। कांस्टेबल का भी है और साथ में अगर दिल्ली पुलिस का भी देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर करेंट अफेयर पूछ रहा है तो उसमें भी पूछा जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप हर जगह से निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि समसामयिक पूरे साल भर का है। ये चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि 13 से 15 जुलाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देश के यात्रा पर थे, ये चीज़ बोला है। ठीक है, तो ये कौन से देश की यात्रा पर थे ये बोला गया है। तो वो जो थे उस समय जुलाई में, महीना को खाली ध्यान रख लीजिएगा कि जुलाई की जब बात करेगा तो फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात गए थे वो। ठीक है, फ्रांस गए थे और यूएई गए थे। महीना में ध्यान कर लीजिएगा, कभी कभी मई पूछ देता है, कभी जून पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। बोला है जुलाई 2023 में मकाऊ में आयोजित जूनियर एशियन कप जूडो में किस खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना सभी जीते हैं। ठीक है, सभी स्वर्ण पदक जीते हैं। अस्मिता है, उन्नति है और अरुण है, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते हैं। खेल का नाम खाली याद रखना है आपको, कौन सा खेल है, जूनियर एशिया कप। ठीक है, जूनियर एशिया जूडो का कप है, उस कप में 3 व्यक्ति ने स्वर्ण जीता है। ठीक है, स्वर्ण जीता है। आगे समझ में, यानी खेल का नाम आपको ध्यान रखना है और व्यक्ति का नाम और पदक कौन सा है वो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बोला है चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में परीक्षा, आप लोग को ये डेट याद भी होगा, 14 जुलाई में हुआ है। ठीक है, 14 जुलाई 2023। बोला है 30 जुलाई, यही मतलब महीना में भी आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है जुलाई में ही हुआ है। और अगस्त में ये 27 अगस्त को ये लैंड शायद पहुंचा है, तो ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त को शायद 23 तक, हाँ। बोला है 30 जुलाई 2023 को किस रॉकेट से सिंगापुर के DSAR तथा 6 अन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। मतलब सिंगापुर के एगो उपग्रह है और 6 गो अन्य उपग्रह है, इन सभी को जो है ना लॉन्च किया गया है। कौन सा रॉकेट था ये पूछा है, किस रॉकेट से किया गया। तो ये रॉकेट का नाम है PSLV C56 है। PSLV C56 के द्वारा, मतलब रॉकेट का नाम है। ये पूछा जा सकता है कि क्या है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाएगा। अगर नॉर्मली पूछना है तो ये क्या है, एक रॉकेट है और इसी से ऊपर भेजा जाता है कोई भी अगर उपग्रह को भेजना है तो ये रॉकेट के जरिए भेजा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM प्रणाम। ठीक है, क्या नाम है, PM प्रणाम। इसको अंग्रेजी में भी लिखा गया है यहाँ पे। योजना का संबंध किससे है ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस योजना का संबंध है वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि रासायनिक जो उर्वरक है, रासायनिक खाद है, उसका संतुलन करना PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। बस PM प्रणाम और रासायनिक उर्वरक, आप इतना बात ध्यान रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। उसके बाद है, बोला है जुलाई
2023 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम वाक्य क्या रहा ये पूछा है। तो इसका जो है थीम वाक्य रहा है वन लाइफ वन लीवर, वन लाइफ जीवन में एक लीवर, ठीक है। ये हिंदी में बोले तो ठीक है, वन लाइफ वन लीवर का मतलब यही होता है। अब है एक जीवन एक लीवर होता है। अब भारत की पहली लीवर से संबंधित हेपेटाइटिस बीमारी है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। बोला भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ शुरू किया गया है, मतलब ऑनलाइन गेमिंग का एकेडमी खुला है, कहाँ पर खुला है, तो मध्य प्रदेश में खुला है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खुल गया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि 8 जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री 8 नंबर था, 29 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोरारजी देसाई नेवर डाई, मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन किया है। मतलब कहने का मतलब है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये विमोचन किया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद नाम क्या है किताब का, मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है। तो इसके विमोचन किया है, किससे संबंधित है ये बोला है। तो ये जो है संबंधित है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, और ऑप्शन में है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। बोला है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मतलब WTO का 13वां सम्मेलन हुआ है मंत्री स्तर का, अबू धाबी में हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में, ठीक है। जुलाई 2000 इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वहीं के व्यक्ति हैं जिसका नाम है थानी अल जायदी, थानी अल जायदी, जायदी का अध्यक्ष बनाया गया, UAE का ही व्यक्ति है वो। जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, पहल को किसने लॉन्च किया है, मतलब ये एक पहल है, इसको लॉन्च किसने किया है ये पूछा है। तो इसको लॉन्च करने वाले अमित शाह हैं। कौन है, अमित शाह। बोला है भारत का मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर, मछली पालन है ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये जिसका नाम कुफोस है, यहाँ दिया है नाम कुफोस। ये कुफोस बनाया गया है, कहाँ पर है कुफोस, मछली पालन का इंक्यूबेटर अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये केरला में बनाया गया। बोला है जुलाई 2023 में 69वां साल पुराना 169 साल पुराना भाया खाला, ठीक है, भाया खाला सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कृत प्रदान किया गया। मतलब सांस्कृतिक का विरासत संरक्षण उसको प्रदान हुआ है। मतलब ये जगह कहाँ पे है ये पूछा गया है, किस शहर में स्थित है, तो ये जो है आपको मुंबई शहर में स्थित है। जुलाई 2023 में निम्न में से कौन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ठीक है। कल्चर सिटी विश्व सांस्कृतिक धरोहर में मतलब किसे शामिल किया गया है, तो ये वाराणसी को शामिल किया गया है। बोला है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, एक मिनट स्टॉप, इसका जो सही आंसर होगा बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, जुलाई 2023 में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर, तो 83 में 84 में ये बनते रहते हैं ग्रैंड मास्टर, ऐसे 83 में जो 82 में पूछेगा तो ये आपका ये है, और 83 में आपका है आदित्य सामंत है, ठीक है, और 82 में पूछेगा तो ये वाला है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद बोला है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हिरासर राज्य को पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। मतलब ये हवाई अड्डा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, कहाँ पे, हिरासर में। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये बोला है कि ये किस शहर में स्थित है, तो राजकोट में है। ये कहाँ पे है,
राजकोट में है, हिरसा मतलब गुजरात के राजकोट में। बोला है 27 जुलाई 2023 को किसने राजस्थान के सीकर से सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है, मतलब यूरिया गोल्ड को किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने वाला है कौन है, नरेंद्र मोदी जी खुद अपने हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद अपने हैं। कहाँ किया है, कहाँ पे किया है, अभी ने बताए हैं, इतना जल्दी भूल जा रहे हैं। देख लीजिए, राजस्थान के सीकर में, राजस्थान के हाँ, कौन चीज, सल्फर कोटेड यूरिया, मतलब यूरिया में सल्फर मिला हुआ है इसलिए सल्फर कोटेड उसको कहा जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है, विजुअल है वहां पे, देख लीजिए। आगे है, बोला है कि केंद्रीय बजट, अब बजट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बजट से देख लीजिए। यहाँ पे बोला है बजट 2023-24 की प्राथमिकता है। तो बजट में समावेशी विकास की बात चर्चा है, उसके बाद है अंतिम छोर तक पहुंचना, ये भी है, अवसंरचना की निवेश, ये भी है, क्षमता को सामने लाना, ये भी है, हरित विकास को करना, ये भी है, युवा शक्ति, ये भी है, और वित्तीय क्षेत्र, ये भी है। तो टोटल कितने हैं, 7। तो आप अगर छोटे एग्जाम में जा रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि कितने प्राथमिकता दी गई है, तो 7, इतना बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर बीपीएससी, अगर आप या पीसीएस का लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरा याद रखना पड़ता है। तो आपका जैसा लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 7 प्राथमिकता याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर है, 18 नंबर में बोला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सी उपलब्धि समावेशी विकास को दर्शाता है, मतलब कौन सा उपलब्धि जो है समावेशी विकास बताता है। तो इसमें बोला गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय की व्यवस्था करना, तो हाँ है, ये व्यवस्था किया गया है। उसके बाद दूसरा बोला है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ को एलपीजी कनेक्शन देना, तो ये भी है। ठीक है, 47.8 करोड़ को जनधन खाता खुलवाना, ये भी है। और उसके बाद है पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों को बीमा कवर करना, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे मतलब ये बजट में बताए गए हैं, कौन, 23-24 के बजट में। तो अगर आप छोटे लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपसे ये बजट आंकड़ा नहीं पूछेगा, आपसे एक इसमें से किसी का पूछ लेगा कि कौन सा प्रावधान है और कौन सा नहीं है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण है, शौचालय ये आपको ध्यान रखना है, एलपीजी कनेक्शन है, और उसके बाद है जनधन बैंक खाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बीमा कवरेज है, जो जीवन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और एगो है जीवन ज्योति योजना, 2 योजना चलाया गया। तो पूछा जाएगा कि बजट में किस बीमा की बात किया गया छोटे लेवल के एग्जाम में, तो आपको जीवन ज्योति योजना और पीएम सुरक्षा योजना, ठीक है, ये 2 योजना की चर्चा है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा पूरा। यहाँ देख लीजिए, वर्ष 2023 फिर बजटे की बात कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा, हाँ राजकोषीय घाटा का परसेंटेज पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो इसका राजकोषीय घाटा जो है आपका 5.9 है, कितना है, 5.9% है। उसके बाद है वर्ष, बोला है कि राजस्व घाटा, हाँ ये यहाँ पे राजकोषीय घाटा है और ये राजस्व घाटा, ये अलग होता है। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में अंतर है। तो राजस्व जो घाटा है ये आपका रहा है 2.9%, राजस्व घाटा कम रहा है राजकोषीय घाटा से, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है बजट, निम्न में कौन सा कथन सही है बजट के बारे में। तो बजट में बोला है कि केंद्र सरकार का कुल बजट जो है 45,03,097 करोड़, मतलब इतना करोड़ रहा है। तो हाँ इतना करोड़ रहा है पूरा बजट। बजट का मतलब है जितना आया सरकार को धन, वो बजट है। ठीक है, तो बजट कितना पेश किया सरकार ने 23-24 के लिए, तो 45,03,097, ठीक है, इतना जो है करोड़ रुपया जो है ना बजट आया। और उसमें से बोला है कि राजस्व प्राप्ति से कितना आया, तो राजस्व प्राप्ति से आया 26,32,281, 26,32,281 राजस्व प्राप्ति से आया। उसके बाद है आपको
पूंजीगत प्राप्ति से कितना आया, तो पूंजीगत प्राप्ति से 1870,816, 1870,816 डिजिट में याद रखने से याद होता है, ठीक है, ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे। तो सर ये भी सही है कि इतना आया था। उसके बाद है सरकार का निवल जो प्राप्ति रहा है वो 663 करोड़ रुपया रहा है, 631 रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ भी सभी सही है। उसके बाद आगे बोला है बजट 2023-24 में निवेश कितना धनराशि रहा है, तो निवेश जो है ना टोटल के टोटल यहाँ पे धनराशि रहा है ये 51,000 करोड़ रहा है, ठीक है, 51,000 करोड़ रहा है टोटल निवेश। आगे बोला है कृषि पशुपालन डेयरी मत्स्य क्षेत्रों के लिए 23-24 के लिए साख वितरण, मतलब जो पैसा का जो वितरण हुआ है वो कितना निर्धारित किया गया है, तो उसमें 20 लाख करोड़ निर्धारित किया है। किस किस के लिए, इसमें 20 लाख करोड़ में कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए और मछली पालन के लिए, इन क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया दिए गए हैं। उसके बाद भारत में किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, मतलब एक एनीमिया को ख़त्म करना है, बीमारी है, इस एनीमिया को ख़त्म करने के लिए जो है ना किस वर्ष तक लक्ष्य ले लिया है कि भाई हम ख़त्म कर देंगे, तो ये ख़त्म करने का लक्ष्य जो है 2047 तक है, 2047 तक लक्ष्य ले लिया है। मतलब इस बजट में बोला है कि भाई हम इतना रुपया खर्चा करेंगे और हम एनीमिया को ख़त्म, एनीमिया का मतलब होता है रक्तलपता, मतलब आयरन की कमी से एनीमिया होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बोला है वर्ष 23-24 बजट घोषित प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन का किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित किया गया है, मतलब PVGT योजना किसके लिए लाया गया, कुल मिला के यही बात बोला गया है। जो बजट में बोला गया है PVGT वो किसके लिए है, तो दिव्यांगों के लिए है। किसके लिए है, दिव्यांगों के लिए, ठीक है, मतलब दिव्यांग के लिए PVGT योजना चलाया गया है। तो ये आपसे सिंपली आपसे पूरा नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा कि PVGT जो सरकार लाया है बजट में वो किसके लिए लाया, तो दिव्यांग के लिए लाया। क्या, घुमंतु आदिवासी होता है। चलिए आगे देख लीजिए, बोला है 23-24 केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सा योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा है, मतलब कौन सी योजना, तो यहाँ पे PM विकास योजना है जिसको हम प्रधानमंत्री विकास कौशल सम्मान कहते हैं, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ कार्यक्रम है, ठीक है, सिकिल सेल एनीमिया की भी चर्चा है, और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की है। यानी सारे के सारे वर्णन है हमारे किसमें, बजट में। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। बोला सिरियन की चर्चा में आपको जब करंट बताया था तो उस समय बोला था सिरियन निम्नलिखित में से कौन से सत्य है नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है सिरियन के विषय में। सिरियन का उल्लेख 23-24 के बजट में है, तो हाँ है, क्योंकि हम सिरियन के बारे में आपको बताए हैं। सिरियन का मतलब होता है मोटे अनाज, जिसको मिलेट के नाम से जानते हैं हम जब करंट बता रहे थे। बोला है कि सिरियन के लिए में कौन कौन को शामिल किया गया है, ज्वार को, रागी को, बाजरा को, ये सब मोटा अनाज है, ठीक है, कट्टू को, रामदाना को, कांगनी को, कुटकी को, कोंदो को, चीना को, ये सारे जो है ना ये सब क्या है, ये सब सिरियन में है। किस में है, सिरियन में। मतलब सिरियन में कौन कौन शामिल है ये बोला गया, ये सब मोटे अनाज है। सिरियन एक विशेष प्रकार का धान है, तो नहीं, धान नहीं है सिरियन, यही बोला है, यही गलती है। कौन गलती है, तो आपको यही गलती है। बोला है 23-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल को उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए गए हैं, मतलब कौन सा फसल के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, तो कपास के लिए, क्योंकि कपास से सूती वस्त्र बनता है और ये उद्योग का क्षेत्र बढ़ा सकता है, इसीलिए कपास के चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए 23-24 के बजट में आवंटन 66% की वृद्धि करके कुल आवंटन परिव्यय 79,000 करोड़ रुपया, मतलब कौन चीज़ पर 79,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर। किस पर, प्रधानमंत्री आवास योजना। बोला है 23-24 के घोषित भारत साझा पूरा लेख निधान, जिसको भारत श्री के उद्देश्य क्या है, मतलब जो एक भारत साझा पूरा लेख है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है प्राचीन पुरालेखों को डिजिटल करना,
ठीक है, डिजिटलीकरण इसी को कहते हैं। मतलब जितने भी प्राचीन पुरालेख है सबको डिजिटल करने का इस मतलब भारत साझा पुरालेख का लक्ष्य है या एम है। आगे है वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत परिव्यय, मतलब कितना पूंजीगत रूप से खर्चा होगा सरकार का, ये चीज़ बोला है। तो ये खर्च जो है आपका ये 2.40 है, ठीक है, 2.40 लाख करोड़ है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन आ गया है, बोला है कि प्रभावी पूंजी बजट का आकार जो है 13.7 लाख करोड़ रहा है। तो हाँ, प्रभावी पूंजी इतना रहा है। और पूंजीगत बजट का सकल घरेलू उत्पाद जो है ना का कितना परसेंट रहा है, तो 4.5% रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों ही सही है, तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। बजट 23-24 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कहने का मतलब है 23-24 के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सही है या कौन गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि बोला है अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि प्राथमिकताओं प्राप्त क्षेत्रीय उधारी न्यून उपयोगिता के माध्यम से शहरी अवसंरचना, मतलब जिस तरह से ग्राम में किया गया है उस तरह से शहर में किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो हाँ, बजट में बोला गया है। बोला है UIDF का प्रबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। तो UIDF का प्रबंध किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक करेंगे। उसके बाद है UIDF का उपयोग Tier 2 और Tier 3 शहरों के अवसंरचना के लिए किया जाएगा। तो सभी सही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि फिर से बजट के बारे में बोला है, परिव्यय लगातार कितना रहा है? तो 33% वृद्धि हुआ है। 33% वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ बढ़ गया है। उसके बाद है पूंजीगत जो परिव्यय है वो सकल घरेलू का 3.3% रहा है, तो वहाँ रहा है। उसके बाद है 19-20 का जो परिव्यय लगभग 3 गुना, 19-20 के जो 23-24 का जो परिव्यय है वो 19-20 के परिव्यय का 3 गुना है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर भी सही है, इस बात को ध्यान में रखना है। वर्ष 2023-24 के फिर से बजट है। अब यही लास्ट पेज है जो बजट का है, उसके बाद अब दूसरा करेंट अफेयर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ऐसे कैदियों को जिनका परिव्यय विपन्ना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये पूछा गया है कि जो 23-24 का जो बजट आया है वो कैदियों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आया है। मतलब उसमें कैदी को भी पैसा दिया जाएगा, लेकिन क्या चीज़ के लिए दिया जाएगा वही ऑप्शन में दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं किस कैदी को दिया जाएगा। ऐसे है तो ऐसे निर्धन कैदियों को दिया जाएगा जो अदालत द्वारा जुर्माना लगाया है वो देने में असमर्थ है। मतलब जो जिस पर अदालत ने जुर्माना लगा दिया है और वो दे नहीं रहा है, जिसके कारण जेल में बंद है, तो उसको क्या किया जाएगा? सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा और अनुदान जो है ना वो जुर्माना में भरा जाएगा और तब उसको निकाला जाएगा। ये इस बजट में बिल बना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है। भारत सरकार के कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा निर्णय लिया गया है? मतलब भारत सरकार ने कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन सा निर्णय लिया गया है? तो ये लिए हैं कि 39,000 से अधिक अनुपालनों का कम करना, मतलब अनुपालन जो है ना 39,000 से अधिक कम करेंगे, और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए गए हैं जो काम करने में लोगों को जटिलता महसूस हो रहा है, कठिनाई महसूस हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ नियम कानून और कुछ मतलब कम कर दिया गया है, जिसके कारण लोग आसानी से काम कर सके और अपना कारोबार चला सके। तो उसी को कहते हैं कारोबारी सुगमता, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों काम किए गए हैं। क्या किए गए हैं? 39,000 से अधिक अनुपालनों को हटा दिया गया है, और उसके बाद साथ में 2400 से अधिक विधिक संबंधों को, माने कानूनी संबंधों को भी हटाया गया है। तो ये सारे दोनों के दोनों ही सही है, यहाँ तीनों सही है। यहाँ जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तीनों ही सही है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है व्यक्तिगत आयकर अधिभार के संदर्भ में, मतलब
आयकर किस पर लगाया जाएगा इसके बारे में है। तो 2 करोड़ से ज़्यादा अगर कमाई है तो 25% का आयकर लगेगा, ठीक है, ये बोला है। उसके बाद बोला है आयकर प्रभावी अधिकतम दर लगभग कितना रहेगा, मतलब यह पहले था 42, जो आयकर का जो प्रभावी दर है वो 42.7% से कमा करके 39% कर दिया गया है, ये बात ध्यान में रखना है। और पुरानी आयकर जो परिकल्पना चयन करेंगे, जो पुरानी व्यवस्था को चयन करेंगे उस पर कोई कमी बेसी नहीं किया जाएगा, जितना लिया जा रहा है उतना, तो सारे के सारे यहाँ पे सही है। उसके बाद बोला है कि आयकर वेतनभोगियों, बोला है कि आयकर के नई प्रणाली में वेतनभोगी एवं पेंशन प्राप्तकर्ता, ठीक है, आयकर दाताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया है, मतलब जो पेंशन भोगी है, वेतन भोगी है, उनके लिए कुछ सुधार किए गए हैं, तो कौन सा सुधार है। तो बोला है कि वेतन भोगियों को 50,000 के मासिक 50,000 की मानक कटौती अनुमान्य होगा, मतलब कहने का मतलब 50,000 तक कटौती करके तब टैक्स लगाया जाएगा, ये बात बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले 15,000 रुपये की मानक कटौती अनुमान्य होगा, जो पारिवारिक पेंशन जिसको मिल रहा है उनको 15,000 की कटौती होगा, ठीक है। और उसके बाद है 7 लाख तक के आयकर मुक्त होगा, मतलब 7 लाख अगर साल में आमदनी कर रहे हैं, उनको मिल रहा है पेंशन वाले को, तो उनको से टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स आमदनी का कर नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ बोल दिया गया है। किस बजट में, इस बजट में ऐसा बोला गया। उसके बाद बोला है भारत वन सर्वेक्षण, अब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गया है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखिए ये चीज़ हम आपको पढ़ाए हैं, इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ देखिए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, मतलब भारत में कुल वन क्षेत्र कितना % है। तो भारत में कुल वन क्षेत्र 21.71% है, 21.71%। अब यहाँ पे बोला है कि उसी के अनुसार जो फॉरेस्ट सर्वे है अनुसार देश में कुल वन कितना है, तो ये तो परसेंटेज में 21.71 है, और ऐसे कितना है, तो ऐसे आपको है 7,13,789। तो ये एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये अगर आप कह दिए हैं कि ये सब जो डेटा है ये उसी लेवल में पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। धीरे धीरे याद करने का आदत डालिए ताकि आप भी बड़े एग्जाम देने जाओ तो उस समय दिक्कत ना हो। आगे बोला है ISFR 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही सुमेलन कौन है इसमें बोला है। तो बोला है अति घन वाला मतलब अति घने वन कितना % है, मात्र 3.04 है। वही मध्यम घन में कितना है, तो 9.033 है, सॉरी 9.33 है। और उसके बाद खुले वन कितना है, तो 9.34 है। और झाड़ियाँ कितनी है, 1.42। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि कौन वन सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन में यही सब रहेगा, उस समय परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि खुला वन की मतलब ज़्यादा है, ठीक है, इस बात को ध्यान में। इसमें सब सही है, डी वाले में सभी सही कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बताना है पूरा एग्जैक्ट सारा डेटा कवर कराना है, ठीक है, इसीलिए सभी को सही किया गया। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % भाग वन एवं वृक्ष से आच्छादित है, मतलब वन और वृक्ष दोनों मिला के कितना % है। अभी हम बताए हैं आपको 21.71, और एक डेटा आता है 24.62। ये दोनों डेटा को आप याद रखिए, खाली वन पूछेगा तो इतना हो जाएगा, लेकिन वन और वृक्ष दोनों पूछेगा तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा हो जाएगा। हाँ, अब बोला है वन फॉरेस्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आधारित, मतलब कुल वन और वृक्ष जब पूछ दिया, अभी हम बताए हैं कि 7,13,000 समथिंग बताए हैं आपको। अब जो है, अब ये वन और वृक्ष जब पूछ देता है तो 7 लाख नहीं होता है, उस समय आपका हो जाएगा 8 लाख, ठीक है, 8,09,537 ये वाला हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर वही फॉरेस्ट सर्वे है, बोला है अनुसार मिलियन हेक्टेयर में देश में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित है, मतलब कितना मिलियन हेक्टेयर में अगर पूछेगा तो कितना जवाब दीजिएगा। तो मिलियन हेक्टेयर में वही अभी 8 लाख पढ़े हैं, तो 8 लाख वाला ही आंसर 8.9 वाला होगा, 8.9 वाला, ठीक है, टोटल वही हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि सर्वाधिक, हाँ ये चीज़ आप पढ़े हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश, वेरी गुड, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है। अब ये भी पढ़े हैं आप, परसेंटेज वाला भी पढ़े, बताइए। गलत हो गया, सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिजोरम में है, सबसे ज़्यादा किस में है,
मिजोरम में। परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम, और सीधे सर्वाधिक पूछेगा तो मध्य प्रदेश। ये वाला आप पढ़े हैं यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार में कितना है, तो 7 पॉइंट, बिहार का डेटा याद कर लीजिए बिहार के एग्जाम के लिए 7.84 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है 25.14 है। और हरियाणा में सबसे कम है, याद रखिएगा 3.63% मात्र वन है वहाँ पे, ठीक है। और भौगोलिक दृष्टि से मतलब एक संतुलित वन वहीं पे है जहाँ पे 33% से ऊपर वन है, 33% से ऊपर वन है, ठीक है। तो ऐसा वन कहीं नहीं है। हाँ, असम में है, सॉरी असम में है, असम में 33 से ज़्यादा भी है। तो यहाँ भौगोलिक दृष्टि से ये संतुलित है, किससे संतुलित है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर मिजोरम में भी एक परसेंटेज है, तो इसका मतलब मिजोरम में इससे ज़्यादा होगा, मतलब 37% है जो मिजोरम में है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम में। तो इस बात को ध्यान रखना है, बिहार को याद रख लेना है बिहार के एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे सभी सही मिलान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा, जूम आउट। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि फिर से रिपोर्ट है, वही सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है, ठीक है। तो बोला है कि भाई अब एग्जैक्ट वन कितना है हेक्टेयर में है, वर्ग किलोमीटर में है, तो 7,381 है बिहार में, ठीक है 381। वही 23,721 झारखंड में है, वही 77,493 मध्य प्रदेश में है, और वही मिजोरम में जो है ना 17,820। यहाँ पे 17,820 होते हुए भी मध्य प्रदेश में परसेंटेज, मध्य परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एरिया कम कवर कर रहा है और मध्य प्रदेश एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, इसीलिए ये परसेंटेज में 25 रह जाता है, ये परसेंटेज में 37 हो जाता है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे, आगे समझ में। अब आगे है, बोला है कि 15वें वित्त आयोग, अब वित्त आयोग से पूछा गया है कुछ सवाल। बोला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य में विभाजनीय करों में एक निश्चित हिस्सेदारी के अतिरिक्त अनुदान राशि के रूप में कितना धनराशि 21 से 26 की अवधि में प्राप्त होगी। मतलब वित्त आयोग के सिफारिश पर ही किसी राज्य को अनुदान मिलता है, तो कितना राशि अनुदान मिलेगा ये चीज़ बोला गया है। तो 10.33 लाख करोड़ मिलेगा राज्य को अनुदान, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, किसके सिफारिश पर, वित्त आयोग के सिफारिश पर अनुदान दिया जाता है, माने प्रत्येक राज्य को अनुदान मिलता है, तो यही वित्त आयोग के सिफारिश पर ही दिया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके सिफारिश पर अनुदान मिलता है, तो वित्त आयोग, ठीक है। और कितना दिया जाएगा, एक राज्य का हिस्सा कितना होना चाहिए 10.33। अब वही बोला है कि फिर से बोला है कि क्षैतिज आंतरण के फार्मूला के तैयार, मतलब एक क्षैतिज फार्मूला बनाया गया, आंतरण फार्मूला, उस फार्मूले के आधार पर क्या सही है वो बोला है। तो जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार बनाया गया है, मतलब जो उसका जो फार्मूला बना है वो आधार कहाँ से लिया है, तो 2011 के आंकड़ा लिया है। कहाँ से लिया है, 2011 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद बोला है कि जनसांख्यिकी निष्पादन को 12.5% भारांकन प्रदान करने हेतु शामिल किया गया है, अर्थात जो जनसंख्या है उसका जो भारांकन होगा वो 12.5% से होगा। उसके बाद है सर्वाधिक भारांकन आय का आंतरण को प्रदान, आय का आंतरण मतलब सबसे ज़्यादा आमदनी का आंतरण होगा, जितना आमदनी ज़्यादा आएगा उससे ज़्यादा भरपाई होगा, ये चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पर भी सही है। आगे है, बोला है कि 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार राज्य को 41% हिस्सेदारी, अभी 41% आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य को कितने परसेंट की हिस्सेदारी होगा, 41% के तहत 21-26 के अवधि में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब ये धनराशि आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाएगा, कितनी परसेंटेज है 41, ठीक है। तो ये प्राप्त होगा 42.2 लाख, कितना प्राप्त होगा 42.2 लाख। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बोला है 15वें वित्त आयोग के अनुदान सहायता के लिए अनुशंसित धनराशि में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है। सर्वाधिक हिस्सा
किसका है, तो स्थानीय निकाय का अनुदान का, ठीक है। मतलब जो पंचायती लेवल पर जो निकाय बना हुआ है उसको हम कहते हैं स्थानीय निकाय। तो सबसे ज़्यादा जो अनुदान मिलता है पंचायतें को मिलता है। किसको मिलता है? पंचायत को पैसा कहाँ से आएगा? वहीं से ना आता है, अनुदान से पैसा आता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 21-26 के अवधि में के लिए कितने राज्य को घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश किया है? मतलब कई गो राज्य है जिसको घाटा हो रहा है उसको अनुदान दिया जाए। तो 17 राज्य को बोला है कि घाटा हो रहा है इसलिए उनको घाटा अनुदान दिया जाए। 17 ऐसे राज्य हैं जिनको घाटा अनुदान मिल रहा है। बोला है, फिर से बोला है 21-26 के स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुदान पूछा है कि कितना रहा है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र का जो अनुदान रहा है 1.07 लाख करोड़ यानी 10.3% रहा है। किसमें? स्वास्थ्य क्षेत्र में। वही फिर से सिफारिश उसी का सिफारिश है। सर्वाधिक धनराशि किस राज्य को प्राप्त हुआ है? अब यहाँ पे बोला है सबसे ज़्यादा धनराशि किसको, तो सबसे बड़का राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा धनराशि प्राप्त किया है अनुदान में, ठीक है। उसके बाद बोला है आर्थिक समीक्षा, कोई जरूरी नहीं कि बड़का होगा, तो अब जिसको ज़्यादा घाटा लगा है उसके अनुसार से अनुदान मिला है। अब अनुदान उसी को न मिलता है जी, घाटा लगता है तभी ना। कोई अगर बाढ़ आ जाता है तो सरकार अनुदान देती है, उसी तरीके से राज्य में कोई किसी प्रकार का अगर आपदा आ जाए तो उस समय सरकार अनुदान देती है। तो कौन सिफारिश करता है उस समय? वित्त आयोग की सिफारिश होती है, ठीक है। आगे बोला है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्रों में सकल मूल्य वृद्धि दर, जिसको हम GVA बोलते हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रहा है? तो जो समीक्षा पर पूछा गया है आर्थिक समीक्षा, तो आर्थिक जो सर्वेक्षण हुआ है उस पर जो GVA है वो अच्छा एक मिनट आगे है। यहाँ पर भी समीक्षा से पूछा गया है। मतलब इस समीक्षा के अनुसार GDP वृद्धि दर कितना रहा है, मतलब GDP कितना परसेंटेज का वृद्धि रहा है इस समीक्षा के अनुसार। तो ये GDP जो रहा है 6 से 6.8% रहा है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि GDP प्रचलित है, और प्रचलित है तो स्वाभाविक है आपको अगर देश का GDP नहीं मालूम है कि कितना परसेंटेज है, मतलब GDP का जो हुआ रहेगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको 6 से किस वर्ष के लिए? 22 से 23 के लिए। 22 से 23 के अनुसार वित्त, मतलब कहने का मतलब सर्वेक्षण जो होता है 22 से 23 का ही है, और ये अनुमान जो लगाया है किसके लिए? 23 से 24 के लिए। सर्वेक्षण हुआ है 22 से 23 का, लेकिन अनुमान लगा है 23 से 24। तो उस अनुमान के तहत जो है ना 6 से लेके 6.8% रहने का अनुमान लगा दिया है। आगे बोला है आर्थिक समीक्षा के अनुसार फिर से बोला है कि GVA कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 3.5%, 3.5%, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है देश में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, मतलब इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार खाद्यान्न कितना उत्पादन हुआ है? तो 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तो सही सभी होंगे, आपको पता है कि हाँ 4.3 लाख जो है जैविक किसान है, और उसमें से 59.1 लाख हेक्टेयर जैविक खेती हो रही है। उसके बाद है सिक्किम जो है ना, हाँ ये सिक्किम आपके लिए है। सिक्किम जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके दृष्टि से मतलब जो बजट के हिसाब से कौन जो राज्य है पहला जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है, वो है सिक्किम। और जैविक खेती बढ़ावा देने के लिए सरकार को शुरू की गई विशेष योजनाएं का नाम है कि PKVY और मोकेंडर है मोकेंडर, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ तो सभी सही है। उसके बाद है फिर समीक्षा के अनुसार ही पूछा गया है कि ये भी मूलभूत कीमतों पर कितना, मतलब वर्तमान मूल्य पर कितना परसेंटेज रहा है। तो वर्तमान मूल्य पर जो है ना ये रहा है 4.1, देखो तो 4.1% ही रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक समीक्षा के अनुसार सेवा में सकल मूल्य वृद्धि जो है दर जो है ना कितना रहा है। तो सकल मूल्य जो आर्थिक समीक्षा में बोला है सकल घरेलू वृद्धि दर कितना रहा है, तो ये 9.1% रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर समीक्षा के अनुसार यहाँ बोला गया है, तो यहाँ बोला है उद्योग में कितना योगदान रहा, तो 30%। और उसके बाद है बोला है कि
सकल जीवीए में उत्पादन क्षेत्र कितना परसेंटेज रहा है? तो 17.3%। वही सकल जीवीए में निर्माण क्षेत्र कितना रहा है? 8.1%। तो याद रखिए, उद्योग क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र अलग अलग दिया गया है। ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये सब पीसीएस लेवल में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। याद करने का कोशिश धीरे धीरे कीजिए, ताकि आगे आप भी कोई एग्जाम बड़े देने जाए तो वहाँ पे याद हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, आगे बोला है, फिर से समीक्षा की बात चल रही है। समीक्षा के अनुसार बोला है, विश्व में वस्तुगत और सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना परसेंटेज रहा है? तो विश्व में भारत का परसेंटेज जो है 2.2%। इस बात को ध्यान रखना है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से दिसंबर में 2022 में भारत का व्यापार निर्यात अमेरिकी डॉलर में कितना रहा है? तो अमेरिकी डॉलर में जो रहा है वो 332.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और वही फिर से बोला है कि अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 500, एक मिनट इस ऑप्शन को देख ले रहे हैं, हाँ कितना है? 562 होगा, 562 मिलियन डॉलर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब है ब्रिक्स, ये पढ़े हैं आप। ठीक है, ब्रिक्स का जो बोला है कि अध्यक्ष कौन बन गया है? ब्रिक्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अब नियुक्तियां से है, यहाँ से आप सब चीज सारा करंट लगभग कुछ प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ ब्रिक्स का बोला है कि नई अध्यक्ष कौन बन गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये रूबी सिन्हा को जो है ना, रूबी सिन्हा है कि फाल्गुनी नायर? कंफर्म? ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे रूबी सिन्हा। स्टॉप। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये इंडस्ट्री का पूछा है, ब्रिक्स का नहीं, बल्कि ब्रिक्स में महिला जो इंडस्ट्री है उसका जो है अध्यक्ष किसे बनाएगा? तो रूबी सिन्हा को ही बनाएगा। ठीक है, जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप जो कौन जारी कर रहा है? विश्व आर्थिक मंच जारी कर रहा है, याद रखिएगा, जिसको हम WEF शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट दिया है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है ये पूछा है। तो भारत का 127वां स्थान जेंडर गैप रिपोर्ट में रहा है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला 30 जून 2023 के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? जो बुसान में आयोजित हुआ है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, उसमें भारत जो है ना जीत लिया है। किसने जीत लिया है? कहाँ पर हुआ है ये ध्यान रखना है, बुसान में हुआ है। ठीक है, उसके बाद है बुसान एशिया में ही है कोई देश। आगे देख लीजिए, जून 2023 में समाचार पत्र में चर्चित बिपरजोय क्या था? ठीक है, बिपरजोय क्या था? तो एक चक्रवाती तूफान था, ये तो सबको पता है बिपरजोय। ठीक है, बंगाल में आया था। आगे बोला है 1 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? मतलब 2047 में खत्म करने का लक्ष्य हम इसे पहले बताए हैं। ये किस राज्य से किया है? तो शहडोल मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? शहडोल मध्य प्रदेश। उसके बाद बोला है कि 20 जून से 25 जून 2023 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा किया है? अब यहाँ जून पूछ दिया, वहाँ पूछा था जुलाई, यहाँ जून पूछा है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ ये किए हैं अमेरिका और मिस्र का। किसका किए हैं? अमेरिका और मिस्र का। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बोला है जुलाई 2023 में वर्चुअल मोड आयोजित 23वें संघाई सहयोग, मतलब SCO का बैठक जुलाई 2023 में वर्चुअल मोड में किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो भारत की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में SCO का बैठक हुआ है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद बोला है 4 जुलाई 2023 को आयोजित सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता, मतलब सैफ का विजेता भी भारतीय रहा है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। सैफ, ठीक है, भारत रहा है। उसके बाद बोला है जुलाई 2023 में किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो
MU नायर को नियुक्त किया गया है, साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, याद रखिएगा। DRDO का विकसित जोरावर, DRDO ने बनाया है जोरावर। जोरावर क्या है पूछा है, हल्का टैंक है। क्या है ये, हल्का टैंक है ये जोरावर। पूछा जाएगा कि चर्चा में रहा जोरावर क्या है, तो हल्का टैंक है। या किसने विकसित किया है, तो DRDO ने। ठीक है। बोला है पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार जो है कि विजेता कौन रहा है, तो पेन पिंटर पुरस्कार जो विजेता है ये रहा है माइकल रोसेन, माइकल रोसेन रहा है। 30 जून 2023 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जिसका नाम है काप-3, ठीक है, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया है। यह किस राज्य में स्थित है, जो काप है जो किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। है क्या, तो ये स्वदेशी परमाणु में मतलब ऊर्जा, स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है। ये क्या है, एक प्रकार का रिएक्टर। रिएक्टर भट्टी को कहते हैं, याद रखिएगा, जिस परमाणु से ऊर्जा निकालने वाले भट्टी है। आगे समझ में, काप-3। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा काप-3 क्या है, तो रिएक्टर है। दूसरी बात है कहाँ पे ये इसको किया गया शुरुआत, तो गुजरात में। केंद्रीय संचार मंत्रालय अगली पीढ़ी के वायरलेस तकनीक, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस, अब 6G अलायंस शुरू कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है। का उद्घाटन किसने किया है, तो अश्वनी वैष्णव ने किया है उद्घाटन 6G अलायंस का। किस, अश्वनी वैष्णव। आगामी 132 डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, 132वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल कितने टीम हिस्सा लिए हैं, तो 24 टीम इसमें हिस्सा लिए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला है 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा 280 करोड़ की एकाम्र, मतलब एकाम्र परियोजना शुरू किया गया है 280 करोड़ का, कौन किया है, तो ये उड़ीसा किया है। कौन किया है, उड़ीसा। 280 करोड़ का परियोजना है, सुन लीजिए। बोला है जुलाई 2023 में कौन सुपरमार्केट में प्लास्टिक थैलियों को उपयोग करने में प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात कहने का मतलब है प्लास्टिक थैली पर बैन किसने लगा दिया है, तो ये न्यूजीलैंड लगा दिया है। कौन लगा दिया है, न्यूजीलैंड। बोला है 2023 में विशेष ओलंपिक विश्व खेल का आयोजन किस देश में हुआ है, मतलब विशेष ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS किरपान का, INS किरपान किसको दिया है, तो ये वियतनाम को दिया है। किसको दिया है, वियतनाम को INS किरपान दिया है। तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, युद्ध टैंक है ये। और उसके बाद बोला है कि भारतीय सिनेमा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए आईफा पुरस्कार कौन सा है, आईफा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आईफा पुरस्कार जो है ना कमला हसन को मिला है, आईफा पुरस्कार। गज उत्सव जो है 2023 किस राज्य में मनाया गया है, तो गज उत्सव असम में मनाया गया है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, गज उत्सव। अब एगो है गज मित्र, किसने शुरू किया है, तो गज मित्र जो है याद रखिएगा, गज मित्र शुरू करने वाला आपका है पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। गज मित्र मतलब हाथियों के देखभाल के लिए आदमी नियुक्त करेगा, उसको कहते हैं गज मित्र, पश्चिम बंगाल। और गज उत्सव कौन मनाया, असम। G20 कार्य समूह के बैठक में 2023 के संपन्न हुआ है। यह बैठक निम्न में से किस विषय पर हुआ है, तो पर्यटन विकास के लिए हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो बैठक हुआ है G20 का, वो किस विषय पर हुआ है, पर्यटन के लिए। 2022-23 के दौरान भारत में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुप्रवाह, मतलब 2022-23 का जो सकल निवेश है उसका जो कितना रहा है, प्रवाह कितना रहा है, तो इसका प्रवाह रहा है कितना है, 71 बिलियन US डॉलर है, ठीक है, 71 बिलियन US डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2023 को कहाँ साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, क्या नाम है इसका, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर किया है, तो ये है आपका गुजरात में। कहाँ पे किया है, गुजरात में। बोला है वार गेम हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वार गेम याद रखिएगा, वार गेम्स रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है, तो ये नई दिल्ली में खुला है। उसके बाद है 2023 में किस देश द्वारा भारत के राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू। येलो स्टार मिला है, ये हम आपको करंट में आप लोग बता सकते हैं। हाँ वेरी गुड, सूरीनाम सही है। कौन व्यक्ति भारतीय भूवैज्ञानिक का महानिदेशक बना है, ये भी बताए हैं। नहीं, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जीएसआई का महानिदेशक बना है। उसके बाद बोला है इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, अपना इंटरनेट शुरू, ये भी बताए हैं। अपना इंटरनेट सेवा किसने शुरू कर दिया? केरल, सही है। उसके बाद है 2 जून 2023 के किस राज्य के ट्रेन दुर्घटना में काफ़ी मतलब क्षति हुआ है? उड़ीसा में बहुत बड़ा क्षति हुआ है, जो ट्रेन बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था, ये सबको पता है। हाँ, तो ये सब बड़ी घटना है, ये हर एग्जाम में पूछने का चांस रहता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है अगला प्रश्न है 94, बोला है कि 2023 में तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है। कौन सा व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बन गया है? मतलब 78 नंबर का अध्यक्ष कौन व्यक्ति बन गया है? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस बन गया है। उसके बाद बोला है तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर, मतलब ये यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये प्रथम स्थान पर कौन लाया है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उसके बाद बोला है कि 3 जून 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? उसका थीम क्या रहा है? तो राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, साइकिल दिवस। उसके बाद बोला है महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है? मतलब किसका नाम? अहमदनगर को नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, इस बात को भी ध्यान में रखना है। बोला है NVS 01 परीक्षण श्रीहरिकोटा का अंतरिक्ष से किया गया है। मतलब ये किस लिए, कैसा उपग्रह है? तो ये नौवाहन उपग्रह है। कैसा है? नौवाहन। जून 2023 में कौन सा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पहली महिला सचिव, ये कई बार हो चुका है, सेलेस्टो साउलो, बी हो जाएगा इसका। जून 2023 में टीम मेंस हॉकी जूनियर्स कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भी बता चुके हैं, किसने जीता है? भारत जीता है। ठीक है, भारत है। जून 2023 में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व मौसम संगठन के नए अध्यक्ष, मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय मौसम विज्ञान के महासंगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बोला है किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पिडिनोव अपनी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज हम आपको बताए हैं। ये जो है जॉर्जी गोस्पिडिनोव कहाँ का है? बुल्गारिया का है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। और 2023 में SBI के निदेशक किसे बनाया गया है? तो SBI नहीं, CBI है, CBI का प्रवीण सूद है। ठीक है। उसके बाद है किसे क्रिकेट टीम ने IPL, तो अभी आपको पता है चेन्नई, ठीक है, अभी का जो है इस साल का है चेन्नई सुपर किंग है, लेकिन इससे पिछले वाला गुजरात टाइटन से, इस बात को भी ध्यान में रखिए। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये लक्ष्मी मित्तल को बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 21 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरबी महिला हम रायना बरनाबी। ठीक है, रायना बरनाबी होगा। किस त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर भी बताए थे, सौरभ गांगुली को बनाया गया। 2023 में कौन नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मतलब CBC के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और CBI का प्रवीण सूद, कई बार हो चुका है। 18 मई 2023 के केंद्र सरकार किरण रिजिजू के जगह कौन आ गए हैं? मतलब कानून मंत्री में, तो ये मेघवाल आए हैं, अर्जुन राम मेघवाल आए हैं। उसके बाद है सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिद्धारमैया कर्नाटक के होंगे, सिद्धारमैया कर्नाटक के। अच्छा, उसके बाद है फिर है 23 में किसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मतलब कंपटीशन आयोग के कौन कार्यभार संभाला है? तो ये भी हम आपको बता दिए हुए हैं, कौन है बता सकते हैं?
रवनीत कौर। उसके बाद है 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी बताए हैं, कहाँ पे हुआ है? जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में। और 50वां कहाँ होने वाला है? इटली में, ये भी बता चुके हैं। उसके बाद है 23 के जापान को किस शहर में समूह G7 मंत्रियों का बैठक, मतलब 23 में कौन शहर में हुआ है? तो साप्पोरो, ये जापान के साप्पोरो में हुआ। बोला 23 में जलवायु परिवर्तन पर पिट्सबर्ग संवाद, जो पिट्सबर्ग संवाद हुआ वो कहाँ पर हुआ है? तो पिट्सबर्ग में नहीं हुआ है, ये हुआ बर्लिन में। कहाँ हुआ है? बर्लिन में। उसके बाद बोला है कि धुंधला रहे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, नई दिल्ली आयोजित 8वां रायसीना डायलॉग की भी बताए हैं, संवाद जिसको कहते हैं। समारोह में मुख्य अतिथि कौन आए हुए थे? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ये हम बताए हुए हैं। बोला है 12वें विश्व शिखर हिंदी सम्मेलन जो 23 में रहा है, वो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये भी हम बता चुके हैं, फिजी में, लेकिन यहाँ नाडी लिखा हुआ है, कभी कभी जगह का नाम भी पूछ लिया जाएगा, नाडी, ठीक है, फिजी में। उसके बाद है मई 2023 में भारत ने किस देश को अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया है? तो सूडान से वापस लाने के लिए कावेरी चलाया गया, ठीक है। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भेजा था सहायता करने के लिए। ऑपरेशन करुण म्यांमार में भेजा था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन गंगा आपको ध्यान रखना है, किस लिए? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मतलब कई ऑपरेशन है, सबको एक ऑपरेशन मर्यादा, सारे बताए हुए हैं, ठीक है। 2023 को संघाई सहयोग संगठन SCO का जो है परिषद की बैठक हुआ है, कहाँ पे हुआ है? गोवा में, ठीक है, गोवा में हुआ है। उसके बाद है मई 2023 में लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे शाही गिरजाघर आयोजित ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय को राज्याभिषेक में भारत की ओर से, मतलब चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक था, तो वहाँ भारत की ओर से कौन गए थे? तो भारत की ओर से गए थे धनखड़ जी, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी हैं अभी, धनखड़ जी गए थे चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में। आगे समझ में, वहाँ के राजा बन गया। पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का राजा कौन बना है? तो चार्ल्स तृतीय। 26 जनवरी 2023 में भारत को 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में अतिथि, ये भी बताए हैं, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। लेकिन अब विशेष अतिथि के नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। सूरी नाम के कोई व्यक्ति हैं, बताइए आप, याद हम बताए हुए हैं, करेंट अफेयर अगर आप देखते होंगे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। अब हम अभी इतना से आगे बढ़ते हैं। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो क्रिप्स हिकिन्स। जब जेसिंडा ऑर्डर त्याग पत्र दिए हैं तो क्रिप्स हिकिन्स बना है। ये 23 में इहो बने थे, लेकिन इनके त्याग के बाद जो है ये बने हैं। उसके बाद बोला है भारत में निर्वाचन आयोग ने किन राजनीतिक दलों को पार्टी से समाप्त कर दिया, मतलब राष्ट्रीय दल समाप्त कर दिया गया था? तीनों को, TMC को भी, CPI को, NPC। और नया किसको मिल गया है? तो आम आदमी पार्टी को मिल गया है, ठीक है, AAP को मिल गया है। उसके बाद अर्जेंटीना के लुइस कैफेली, ये भी बताए हैं, लुइस कैफेली को एबल प्राइज मिला है, जो कि गणित का नोबल कहा जाता है, मैं बताया था, किसके? गणित के नोबल कहा जाता है, लुइस कैफेली को मिला है। कौन सा राज्य 2021-22 में राइट टू हेल्थ का मतलब कौन बिल पास किया है? तो ये किया है राजस्थान। और वॉक टू राइट का बिल कौन पास किया है, कोई बता सकते हो? वॉक टू राइट करेंट, हाँ, पंजाब किया है। बोला कौन व्यक्ति मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बना है? तो जॉन गेगरी, एरिक गारसेटी बना है, एरिक गारसेटी। बोला है सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट आया है, उसके मुताबिक जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, मतलब सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? तो भारत खरीदता है। सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? भारत। दूसरे नंबर पर कौन है? सऊदी अरब। दूसरा नंबर का याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर कौन खरीदता है? सऊदी अरब, ठीक है। अब उसके बाद है सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका से। बोला है मई 2023 में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए? मतलब विश्व बैंक के भूकंप प्रभावित देश कौन रहा है? तो तुर्की रहा है, जो कि हम अभी बोले हैं ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने उसको मदद किया है। और उसके बाद बोला है कि मई 2023 में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष
बन गए हैं। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं वो आपको ध्यान रखना है, अजय बंगा। विश्व बैंक के भारतीय मूल के व्यक्ति है अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद है 3 मई 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है, तो प्रेस में 161वां रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोला है अतनु कुमार दास को स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया के नया एमडी और सीईओ कौन बना है, तो अतनु कुमार दास के स्थान पर बना है महावीर राजेंद्र रजनीश कर्नाटक राज्य चौक से, देखो रजनीश कर्नाटक बना है, ठीक है। कौन चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप, मतलब चीन के विश्व प्रथम चैंपियनशिप खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका नाम है डिंग लिरेन। उसके बाद बोला है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा है, तो राजकुमार राव, ये 68वां फिल्म फेयर हम बताए हुए हैं। उसके बाद अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन बोर्ड, मतलब जो गांव बनाया है वो गांव कौन है, उत्तराखंड, ठीक है। गांव बनाया गया है वो माना उत्तराखंड का है, ये बताए थे, हाँ माना है, माना गांव बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। उसके बाद 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा, तो ये बताएं केरल में पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू किया गया है। किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वो कहाँ के थे, तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब के थे जो निधन हो गया है। उसके बाद है नासकॉम के कौन व्यक्ति नासकॉम के लिए अध्यक्ष बन गए हैं, नासकॉम के लिए अध्यक्ष किसने बना है, तो ये बन गए हैं अनंत महेश्वरी। उसके बाद है 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत 38 नंबर पर रहा है। अप्रैल 2023 में निम्न से कौन सा जल बजट लाने वाला भारत का राज्य बन गया है, तो जल बजट लाने वाला भारत का राज्य केरला है, जल बजट लाने वाला भारत का राज्य केरला है। उसके बाद बोला है वीरता पुरस्कार, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाले वायुसेना कमांडर, हम बताए हुए वायुसेना विंग कमांडर हम बोले थे, कौन है बता सकते हैं, दीप्ति मिश्रा। कौन है, दीप्ति मिश्रा है जो बन गया है, ठीक है, सॉरी दीप्ति मिश्रा कहा गया, दीपिका मिश्रा होगा। उसके बाद है कैजदा भरूचा किस निजी क्षेत्र के बैंक के उप प्रबंधक निदेशक बन गए हैं, तो ये भरूचा किसके बने हैं, ये बन गए हैं आपका HDFC के, किसके, HDFC के बन गए हैं। उसके बाद है किस वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर, मतलब किसको मिला है, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर मिला है। फिल्म फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता को मिला है, ठीक है। उसके बाद है कौन अज्ञात शवों को DNA डेटाबेस बनाने वाला राज्य, ये भी बताए हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाँ, मैंने अगर कोई गायब हो गया तो उसको DNA से टेस्ट करके उसको पता लगाया जाएगा, उसको कहते हैं अज्ञात डेटाबेस तैयार किया, सेंटर बनाया। बोला कौन विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 बना है, तो हरमनप्रीत कौर जो है ना विजडन क्रिकेटर ऑफ द 2023 बन गई है, हाँ इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है अप्रैल 2023 में कौन लथिस मलिंगा के रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो लथिस मलिंगा का रिकॉर्ड IPL में तोड़ दिया है, वो कासिगो रबाडा ने लथिस मलिंगा का जो है ना सबसे नंबर 1 पर अधिक विकेट लेने वाला था वो, हाँ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, ठीक है। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड, ये भी बताएं है 3D प्रिंटेड जो है ऑफिस खोला गया है, तो ये खोला गया है बेंगलुरु में, कहाँ खोला गया है, बेंगलुरु में। उसके बाद है अप्रैल 2023 में भारत का पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा, शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है, रैपिडेक्स, क्या है, रैपिडेक्स इसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2023 को किस शहर में उत्तर पूर्व के भारत के पहले एम्स, अब ये पूछा जाएगा कि उत्तर पूर्व का पहला एम्स खुला है, उसका उद्घाटन कौन किया है, तो नरेंद्र मोदी जी। तो कहाँ किया है, गुवाहाटी में, कहाँ पे, असम के गुवाहाटी में किया है, पहला एम्स उधर खुला है, उधर कोई एम्स नहीं था। अब बिहार में कितने एम्स है कोई बता सकते हैं, बिहार में
कितने एम्स है, एक पटना एक दरभंगा खुल रहा है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है एक तीसरा का भी शायद घोषणा हो चुका है, नहीं मुजफ्फरपुर में नहीं। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध, अब इससे पहले हम पढ़ाए हैं कि ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोला है, अब यहाँ गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन राज्य की सरकार है, तो वो है तमिलनाडु। यहीं पर हम अपना सेशन एंड करते हैं, अगले दिन हम पूरे 400 क्लियर कर देंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बार बार वीडियो को देखकर रिवाइज कर लें, साथ में कमेंट भी करें।